बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे क्यूरी डीकम्पोजिशन को, कि क्यूरी डीकम्पोजिशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्यूरी डीकम्पोजिशन किस फेज़ पे है। पहला फेज़ है क्यूरी डीकम्पोज करने का, या जो हमने प्रोसेस पढ़ा था कि किस तरीके से क्यूरी जो है ऑप्टिमाइज़ होगी। उसके अंदर चार जो हैं चीज़ें वो रोल प्ले करेंगी। सबसे पहले है क्यूरी डीकम्पोजिशन, फिर है डाटा लोकलाइजेशन, फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, फिर लोकल ऑप्टिमाइजेशन। इस तरीके से हमारी एक एसक्यूएल की या कोई और आप लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो क्यूरी होगी वो कंप्यूटर सिस्टम तक मतलब किस तरीके से वो ऑप्टिमाइज होती है, उसके ये चार स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है, आज का लेक्चर इस पे बेस है, आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो पहले तीन स्टेप्स हैं ये कंट्रोल साइट्स पे होते हैं, मतलब कि जिस साइट पे हम वर्क कर रहे हैं उस साइट पे। और लोकल ऑप्टिमाइजेशन जो है ये उस साइट पे होती है जहाँ पे हमारा डाटा, जहाँ से हम रिट्रीव कर रहे हैं डाटा को बेसिकली। क्योंकि हम रिट्रीव कर रहे हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट लोकेशंस पे हमारा डाटा हो सकता है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्यूरी डीकम्पोजिशन पे। तो क्यूरी डीकम्पोजिशन में सिंपल क्या करना है कि पहला फेज़ होता है एक, तो ये क्यूरी प्रोसेसिंग का क्यूरी डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, हाई लेवल क्यूरी को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल क्यूरी में, जिसको हम अलजेब्रा क्यूरी, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की अलजेब्रा क्यूरी की। तो अलजेब्रिक क्यूरी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका एक इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि इसने सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली चेक करना होता है कि ये क्यूरी करेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद thus a query decomposition phase start with the high level query and transforms into a query graph। क्यूरी ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक हाई लेवल क्यूरी को, मतलब कि एक ये यहाँ पर लिखा होगा, अब कैलकुलस क्यूरी को कन्वर्ट करते हैं हम अलजेब्रिक क्यूरी में। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम नेक्स्ट। इसने क्या करना होता है, मैपिंग ऑफ कैलकुलस क्यूरी टू अलजेब्रा ऑपरेशन। जो भी अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देना होता है इसने कैलकुलस क्यूरी को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर। उसके अलावा क्या काम होता है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट क्यूरी रेफर टू द ग्लोबल रिलेशन। ये दोनों ग्लोबल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, इनको नहीं पता होता कि डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में वो किन किन जगह पे पड़ा है, जैसे ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट था वही चीज़। उसके अलावा द आउटपुट क्यूरी इज सेमेंटिकली करेक्ट एंड गुड इन द सेंस दैट रिडंडेंट वर्क इज़ अवॉइडेड। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हमने करनी है कि रिडंडेंसी को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है रिडंडेंसी को। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ क्यूरी डीकम्पोजिशन। क्यूरी डीकम्पोजिशन के स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन, फिर एनालिसिस, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी एंड रीराइटिंग। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म क्यूरी टू अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म वही जो जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी उन फॉर्म्स को यूज़ करते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो हम देख लेंगे इनको वन बाय वन के किस तरीके से ये वर्क करता है। फिर एनालिसिस के अंदर डिटेक्ट एंड रिजेक्ट इनकरेक्ट क्यूरीज, जो सिमेंटिकली या सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं होंगी उनको ये डिटेक्ट करेगा, एनालिसिस का पार्ट, सॉरी। फिर उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी। जो चीज़ें बार बार आ रही होंगी, जो एक से ज़्यादा दफ़ा चीज़ यूज़ हो रही है, उसको एलिमिनेट करेंगे हम। फिर रीराइटिंग के अंदर हम अपनी जो क्यूरी है उसको रीराइट कर देंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन रेफर टू ट्रांसफॉर्म द क्यूरी टू अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोसेसिंग। अब इसने नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ताकि इस पर फर्दर प्रोसेसिंग हो, जिसके अंदर
दो मेन स्टेप आते हैं जो कि है लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस, उसके बाद है पुट इनटू नॉर्मल फॉर्म, और ये होने के बाद इसको नॉर्मल फॉर्म में पुट कर दिया जाएगा। अब लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या है, जैसे कि हमने कंपाइलर में भी पढ़ा था लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता था, स्कैन करता था, और सिंटैक्टिक एनालिसिस उसका ग्राफ या ट्री बना देता था। तो उसी तरीके से ये चेक करेगा वैलिडिटी, हमारे रॉ जो क्यूरी है, जो एसक्यूएल में क्यूरी आई है उसकी वैलिडिटी चेक करेगा। चेक फॉर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस, उसके अगेंस्ट एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस टेबल्स को चेक करेगा। उसके अलावा टाइप चेकिंग ऑन द क्वालिफिकेशन। अब टाइप चेकिंग क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट एक स्लाइड पे प्रॉपर इसके बारे में समझाऊंगा कि टाइप चेकिंग क्या होती है। सॉरी, टाइप चेकिंग में बेसिकली हम इस चीज़ की गारंटी ले लेंगे कि ये क्यूरी नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए तैयार है या नहीं है, या जा सकती है नॉर्मल फॉर्म में या नहीं जा सकती। फिर पुट इनटू नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्लॉज यूज़ होंगे क्यूरी के अंदर, और उसके अलावा प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स भी यूज़ होंगे। कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म जैसे सी एन एफ और डी एन एफ भी यूज़ होंगी। सी एन एफ में क्या होगा कि हमारे पास प्रेडिकेट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, और इसके अलावा एंड और के ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर एंड और के ऑपरेशंस भी यूज़ होंगे, और ये दोनों सेम ही हैं। जो इनमें डिफरेंस होगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग क्यूरी, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ who have been working on a project P1 for 12 to 24 months। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एम्प्लॉय का उन एम्प्लॉयज़ के नाम हमने सर्च आउट करने हैं जो कि वर्क कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है P1, और ड्यूरेशन है 12 टू 24 मंथ से वो एक प्रोजेक्ट P1 पे काम कर रहे हैं उनको। और उसकी एसक्यूएल क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ASG असाइन करना है, वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर, एम्प्लॉय का नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट ई नंबर, उसको वो असाइन कर देना है, एंड असाइन डॉट पी नंबर प्रोजेक्ट नंबर इज इक्वल टू P1, जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा P1, एंड ड्यूरेशन उसके बाद हम सेट करेंगे, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 12 और ड्यूरेशन इज इक्वल टू 24 मंथ्स। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेंगे वेदर इट कुड बी एबल टू कन्वर्टेड टू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो पहले देख लेते हैं सी एन एफ। तो सी एन एफ में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय डॉट ई नंबर, यहाँ से आप देख सकते हो एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट ई नंबर, असाइन कर दिएंगे वो ई नंबर, एंड जो एंड हमारे पास क्यूरी में इस तरीके से था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑपरेटर के तौर पे, एंड का ऑपरेटर। फिर उसके बाद असाइन डॉट पी नंबर प्रोजेक्ट नंबर इज इक्वल टू P1, एंड यहाँ पर जो एंड था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑपरेटर के अंदर। उसके बाद ड्यूरेशन थी हमारे पास 12 मंथ, फिर उसके बाद और था उसके लिए हमने और ऑपरेटर लगा दिया। तो आप देख सकते हो नॉर्मल फॉर्म जब हम CNF कर रहे हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी क्लॉज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स के अंदर। फिर ड्यूरेशन इज इक्वल टू 24, ठीक है। और डिसजंक्टिव जो था उसमें क्या होगा, DNF में यहाँ पर हमारे पास और के साथ वो बिल्कुल दूसरी क्यूरी बिल्कुल सेम ही है, दोनों ही सेम है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमने एक ही दफ़ा में वो दोनों ही काम चला दिए थे कि मतलब ये सारा कुछ या तो 12 महीने के साथ हो सकता है या ये सारा कुछ या 24 मंथ के साथ। तो उसने उन दोनों क्यूरीज को बस अलग अलग कर दिया और दरमियान में और लगा दिया। यहाँ पर CNF की एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट हुई है जबकि DNF की दो नॉर्मल फॉर्म्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि एक हमारे पास और वाली क्यूरी थी, वो क्यूरीज तो सेम है लेकिन जो है डिफरेंस यहाँ पे है, ड्यूरेशंस अलग अलग उसने अलग अलग क्यूरीज में लिखी हैं या नॉर्मल फॉर्म्स में लिखी हैं यहाँ पर। सेकंड स्टेप है हमारे पास एनालिसिस का।
एनालिसिस में बेसिकली हमने क्या करना होता है कि इसने आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हमारे पास क्यूरी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सिमेंटिकली या सिंटैक्टिकली। तो टाइप की, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि टाइप इनकरेक्ट अगर हो तो वो क्या हो सकता है, कि जैसे check whether the attributes and relation names of a query as defined in the global schema। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि ग्लोबल स्कीमा के अंदर डिफाइन की गई हों या नहीं की गई वहाँ पर, तो ये चीज़ इसने चेक करनी है। उसके अलावा जैसे हम कंपैरिजन का एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन किसी ऐसी चीज़ के साथ करवा रहे हैं जिसके साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि अगर नंबर्स का कंपैरिजन हम स्ट्रिंग के साथ करवा रहे हैं या किसी और टाइप के साथ करवा रहे हैं जिसके साथ कंपैरिजन हो नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ों को एनालिसिस में ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये ठीक है या नहीं।
तो यहाँ हमारे पास एक रीराइटिंग की एग्जांपल है कि किस तरीके से हम रीराइट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है क्यूरी ट्री। क्यूरी ट्री किस तरह से जनरेट होगी, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज अदर देन जे डॉट डॉय हु वर्कड ऑन, इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है फॉर इधर 1 या 2 साल से वो इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। तो इसकी क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी कुछ इस तरीके से जनरेट होगी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एस जी प्रोजेक्ट वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर एंड ए एस जी इज इक्वल टू ए एस जी डॉट ई नंबर। और ये इस तरह से क्यूरी है लिखी हुई यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये ट्री किस तरह से जनरेट होगी। ट्री के अंदर क्या है, रिलेशंस आर लीव्स। जो फ्रॉम क्लास है वो रिलेशन है, तो वो क्या होगा, लीव्स होंगे। तो फ्रॉम क्लास में क्या है, एम्प्लॉय ए एस जी और प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एम्प्लॉय ए एस जी और प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद रिजल्ट एट्रीब्यूट्स आर रूट्स। जो रिजल्ट एट्रीब्यूट्स होंगे वो रूट्स होंगे। तो रिजल्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या क्या होगी, सिलेक्ट का। सिलेक्ट क्या है, ई नेम। तो ई नेम जो है हमारा वो होगा रिजल्ट जो है प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट, सिलेक्ट और ज्वाइन आपको शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद है इंटरमीडिएट लीव्स शुड गिव अ रिजल्ट फ्रॉम द लीव्स टू रूट्स। जो इंटरमीडिएट नोड्स होंगे, जैसे कि हमारे पास इंटरमीडिएट नोड्स है ई नेम डॉट जॉय, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन है। तो ये सारा क्या कलेक्ट करके रिजल्ट देंगे किसको, रूट को। लीव से होता हुआ रिजल्ट जो है वो रूट तक चला जाएगा। अब ये यहाँ पर किस तरीके से ज्वाइन इनको किया गया है, प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है इन दोनों के साथ। वो इन दोनों के साथ आप देख सकते हो कि ई एम पी डॉट ई नंबर इज इक्वल टू ए एस जी डॉट ई नंबर। जो ए एस जी और ई एम पी का नंबर है वो दोनों सेम है, तो इस वजह से वो यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। उसके अलावा ए एस जी डॉट पी नंबर इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, वो दोनों भी सेम है। तो इस वजह से ये दोनों यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक कॉम्यूटेटिव जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनको भी यूज़ करेंगे आगे, और एसोसिएटिविटी को भी यूज़ करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, यूनिरी ऑपरेशंस को भी यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद हम इस क्यूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्टेड क्यूरी को हम करेंगे ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन से पहले हमारे पास एक और टॉपिक आता है जो कि डाटा लोकलाइजेशन का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।